तो चलो बच्चों, फिर से तुम लोगों का हम स्वागत करते हैं तुम्हारे YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तुम्हारा इसलिए क्योंकि ये चैनल तुम्हारा ही है, तुम हो तो हम हैं। चलो, तो हम लोग 2023 का क्वेश्चंस बना चुके थे। अब हम लोग आज 2024 का PYQ को कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, PYQ बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में भी हम कहे थे कि 3-4 साल का क्वेश्चंस को बना के जाना है, उससे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। और पीछे हम लोग जितना पढ़ चुके हैं उसी में से ही रिपीटेड क्वेश्चंस है ये सारा, तो ज़्यादा समय हम लोग को नहीं लगेगा, है ना। मुश्किल से 40 से 45 मिनट में हम लोग ये पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। तो बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, है ना। आराम से समझ करके करना। 1-2 सवाल है जिसको बनाना पड़ेगा, तो उसको बढ़िया से समझ लेना। चलो, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं सबसे पहले हम लोग। और तुमको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चंस हम लोग का पहला बार देख रहे हैं। हर क्वेश्चन लगेगा कि पहले कहीं ना कहीं हम उससे मिल चुके हैं, ठीक है। कभी ना कभी मुलाकात हो चुकी है उस क्वेश्चन से। अब जैसे देखो, पहला सवाल क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन इज। ठीक, बना चुके हैं, याद आया होगा शायद। ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 25% कार्बन, 75% हाइड्रोजन। कार्बन 1%, 4% हाइड्रोजन, ठीक। 75% ये 25% और 12% और ये 4%। याद करो, हम बताए थे परसेंटेज जब भी होगा तो दोनों को मिलाने पर 100% तो होना ही है, यानी 25 और 75 का ही रेशियो होगा जो होगा। अब कौन क्या है उसको निकालने का प्रोसेस मालूम है हम लोग को। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। नहीं, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब CH4 में देखो कि कार्बन का भार कितना होता है 12, 4 हाइड्रोजन का कितना होता है 4, टोटल मिला के कितना हो गया 16। डन। अब यहां पर देखो टोटल 16 में ये कितना है 12, परसेंटेज निकाल दो सीधा। 12/16 गुना 100। नहीं, 4 से काट देते हैं। 4 से 4 दिया 12, 4 चौके 16, फिर से ये 4 से काटो इसको, 25 चौके 100, 25 दिया 75%। यानी कार्बन कितना है 75%, तो बाकी बचा हुआ 25% क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। तो क्या हो गया हम लोग का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 75% कार्बन, 25% हाइड्रोजन। सॉल्व। कितना समय लगा? एक क्वेश्चन में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। नहीं, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COH, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बना चुके हैं ये भी हम लोग पहले। कार्बन कितना है टोटल 2, हाइड्रोजन कितना है टोटल 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक। अब इसका रेशियो क्या है यहाँ पे 2 4 2। इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या करते हैं? सिंपल रेशियो निकालते हैं, 1:2:1, 2 से भाग दे दिए सबको। अब इस आधार पर इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? C1H2 1 ऑक्सीजन, CH2O। मिल गया हम लोगों को आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व। कितना देर लगा? 30 सेकंड लगा होगा मुश्किल से, नहीं तो बन गया ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग contain the same number of atoms as 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी में बताते हैं इसको। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान होगी। ठीक है, 12 ग्राम मैग्नीशियम में जितना परमाणु है उतना ही परमाणु होना चाहिए, ये 4 में से किस में होगा। तो देखो अब ये कैसे निकालोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, पहले भी डिस्कस किए थे कि जब भी ऐसा सवाल होगा तो मोल निकाल लेना। मोल का संख्या समान तो परमाणु की संख्या समान, तो मोल यहां पे कैलकुलेट कर लेना। देखो अब मैग्नीशियम का भार कितना दिया हुआ W 12 ग्राम, ठीक। और मैग्नीशियम क्या हुआ Mg, परमाणु संख्या 12, द्रव्यमान संख्या 24, मोलर मास कितना होता है इसका? एटॉमिक मास 24 होता है। तो मोल निकाल लो सबसे पहले इसका। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? W/m। W हो गया 12, m हो गया 24, 1/2 यानी 0.5, हाफ मोल। हाफ मोल 0.5 मोल। अब क्या करो, यहां पर जो बाकी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें भी देखो किसका हाफ मोल है। जिसका हाफ मोल आएगा उसका वही आंसर हो गया, क्योंकि मोल का संख्या बराबर तो परमाणु का संख्या बराबर। अब निकाल लेते हैं। देखो कार्बन का परमाणु भार 12, तो कितना आ गया 12/12, 1 मोल, ठीक। कैल्शियम का परमाणु भार 40, भार कितना है 20, तो कितना आ गया देखो 20/40, 1/2 आ गया ना 0.5, तो 0.5 इसका है और यहाँ भी वही है। तो आंसर क्या हो गया B। C D चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करना है, जब मिल गया आंसर हो गया काम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम ऑफ HCl गैस इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। बना चुके ये भी क्वेश्चन हम लोग को, याद करो ये सारा क्वेश्चन हम लोग का पीछे सॉल्व किया हुआ है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो भी अब आएगा ना, सब मिला पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हम लोग पीछे, जब हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, निकालते हैं फिर से। तो क्या निकालना है, देखो मोललता निकालना है, मोललिटी हिंदी में कहते हैं क्या इसका, उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम HCl गैस 500 ग्राम जल में घुली है। ठीक, जल का भार कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम है ना। विलायक का भार 500 ग्राम, हम लोग केजी में चेंज कर लेंगे इसको, 500 बटे 1000 यानी कितना हो गया 0.5 kg। डन। उसके बाद देखो मोल चाहिए होगा हम लोग को है ना, मोलता निकालने के लिए मोल चाहिए है। मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, तो मोल बराबर होता है द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान क्या हो गया, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका अनुभार। अनुभार कितना हो जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 हो गया कितना 36.5। ठीक, तुरंत निकलेगा ये सॉल्व होके। कैसे निकालेंगे, जीरो लगा दिए, चलो पॉइंट हट गया, 2 बार में कट गया, सीधा 1/2 यानी 0.5। तो मोल का संख्या कितना आ गया, देखो 0.5 आ गया मोल। और पता है मोल को जब भाग दे देते हैं हम लोग किससे, विलायक के भार से, तब निकलता है मोललता। तो गया, क्या हो गया आंसर, 1 मोल। 1 m, m मतलब क्या हो गया, मोल प्रति केजी। यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोल प्रति केजी। डन, याद आया, बना चुके हैं ना पहले क्वेश्चन ये। चलो जो पीछे का वीडियो देखे होगे उसके लिए तो कुछ नहीं है, फटाक से बन रहा है ये, जो नहीं देखे होगे उसको बनाना पड़ जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है क्या, द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है ना, विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलकर एक टॉपिक है, उस टॉपिक का ये सवाल है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है ना, समझ लो थोड़ा सा, कि हाइड्रोजन को जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, जब हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन को जब हीट किया जाता है ना, तो इसके ऑर्बिट में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल में जंप करता है, यहाँ से यहाँ भागा या यहाँ भागा या यहाँ भागा, अपने ऑर्बिट को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाता है। और फिर जब वो वापस अपने इनिशियल स्टेट पे लौटता है, जैसे मान लो वापस यहाँ से यहाँ आएगा, उस समय क्या करता है ना, उसको एनर्जी को लूज करना पड़ता है, क्योंकि लेके गया ना बेटा वो एनर्जी। तो जितना एनर्जी वो लेके गया है, जब तक वो एनर्जी को छोड़ेगा नहीं तब तक वो अपनी जगह पे लौट नहीं पाएगा। तो जब वो एनर्जी को वापस छोड़ता है ना, तो वो लाइट के फॉर्म में उस एनर्जी को इमिट करता है। और उस लाइट के सामने अगर एक प्रिज्म को रख दें, एक प्रिज्म को रख देते हैं उस लाइट के सामने, तो पीछे क्या होता है ना, एक रंगीन पट्टी बनता है। उस रंगीन पट्टी को बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम को टोटल अलग अलग, ठीक है, 5 साइंटिस्ट जो है ना अलग अलग सीरीज में इसको डिवाइड करके दिए थे। 5 साइंटिस्ट अलग अलग सीरीज में इसको एक्सप्लेन कर दिए थे। उन्हीं में से एक थे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। एक और भी होता है हम्फ्री, बट वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है अभी, तो वो हम्फ्री का नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। क्या है 5, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड। अब देखो ये जो 5 श्रेणी जो बनता है ना, ये अलग अलग क्षेत्र में बनता है। कौन सा क्षेत्र है, लाइमन जो है, लाइमन जो बनता है वो बनता है अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइमन का निर्माण होता है। ठीक, दूसरा जो बाल्मर है, बाल्मर जो होता है ना वो विजिबल क्षेत्र में बनता है। ठीक है, विजिबल क्षेत्र में उसका उत्पत्ति होता है। और बाकी का 3 जो है ना वो होता है इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन में वो क्रिएट करता है। तो याद रखना पहला वाला जो है लाइमन, लाइमन कहाँ पे हो गया, अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। उसके बाद विजिबल और बाकी का तीनों इंफ्रारेड। यहां क्या सवाल पूछा है, बस इसको याद रखना है, इसी से सॉल्व हो जाएगा। यहां सवाल क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सीरीज पूछ रहा है, यहां पे देखो, यहां सीरीज पूछ रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द विजिबल रीजन में कौन सा बनेगा। तो विजिबल रीजन में कौन सा हो गया, दूसरा वाला, पहला है लाइमन, LYMAN। लाइन से खाली नाम याद रख लेना, लाइमन, फिर बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड, यही तो 5 है। ठीक, अब इसमें से पहला वाला जो है ये यूवी, दूसरा वाला विजिबल और बाकी का तीनों जो होता है ना वो इंफ्रारेड। बस यही तो क्षेत्र है, याद रखना है।
तो यहाँ पूछा गया है किसमें, विजिबल में, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, बाल्मर। तो आंसर देंगे बाल्मर सीरीज। ठीक है, शॉर्ट में हम तुम लोग को ये डिस्कस कर दिए क्योंकि उतना लॉन्ग डिस्कस करने का समय नहीं है यहाँ पे, है ना, आएगा तो यही आएगा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल या रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन्स इंटर द सब सेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। ठीक, हिंदी भी समझ लो इसका, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इसी आधार पे लिखते हैं ना। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत या नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले कक्षक में, है ना, प्रविष्ट करते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं। तो ये किसका नियम दिया गया था, कौन सा नियम है ये कहलाता है, किसी को याद है, बिल्कुल याद होगा, इसको कहते हैं हम लोग ऑफबॉक का नियम। ऑफबॉक नियम भूलना नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ऑफबॉक नियम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसी आधार पे लिखते हैं। क्या कहा जाता है इस नियम में कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में, है ना, या उस उपकक्षा में प्रवेश करेगा जिसका ऊर्जा स्तर कम होगा, और उसके बाद वो उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवेश निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होगा। ठीक है, भूलना नहीं इसको। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटन इन Fe2+, जिसका एटॉमिक नंबर दे दिया है 26। Fe2+ परमाणु है, Fe2+, है ना, Fe2+ एक आयन है और इसमें परमाणु संख्या दे दिया Fe का 26 होता है, नहीं भी देगा तो हम लोग को आता है वो, में उपस्थित डी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, डी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये पूछा गया सवाल। ठीक, एकदम कॉन्फ़िगरेशन से बनाएंगे। देखो सबसे पहले Fe 26 होता है, हम लोग विन्यास लिख देते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद आता है 3d, जो खाली पहले रहेगा, पहले जाएगा 4s में, तब 3d में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जाता है 626। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ जिसको हम लोग अरेंज करके लिख दिए। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन में किसी को डाउट है तो मेरा एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है ना, देख लेना उसको, मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो होगा, कॉन्फ़िगरेशंस उसमें डिस्कस कर दिए हैं, देख लेना उसको। तो यहाँ पर देखो अब क्या है, Fe2+ है, 2+ मतलब क्या हुआ ना, इसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर, तो चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, तो अब कॉन्फ़िगरेशन ये बचा हम लोगों का। अब यहाँ सवाल है डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो देखो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 6। डी पर इफेक्ट नहीं पड़ा ना, निकला तो वो 4s से निकला है, तो डी पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, तो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 6। समझ गए, तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। चलो बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, ये सवाल अभी पिछले सेट में भी था हम लोग को, इस सेट में भी मिला ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल हैविंग मास 0.1 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ से देखो 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। 2024 में भी था ये, नहीं 23 में, अभी तो 24 बना रहे हैं ना लोग, तो उसमें भी था ये। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं फॉर्मूला, एक बार कहाँ लिख दें, यहीं लिखे। देखो फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, यही तो फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। अब लैम्डा निकालना है, H का मान फिक्स्ड है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 बाय m, भार कितना kg दिया हुआ है 0.1 ले लिया। चलो अब भी मतलब वेग कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, बन गया ना, कितना आसान कैलकुलेशन है। देखो ये पॉइंट हटाएंगे, ये हटेगा, फिर वापस इसको लगाएंगे तो वही आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ गया 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, 10 को फिर से डिवाइड कर दिया तो वही आ जाएगा, कोई बात नहीं, आने दो। 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ऑप्शन चेक करो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 कहाँ है आंसर, 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में, क्या यानी 40 क्वेश्चन 40 मिनट में सॉल्व। चलो पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। बहुत क्वेश्चन बनाए थे ऐसा भी हम लोग, है ना, जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। डी ब्लॉक का इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, तो देखो कैसे समझेंगे, साफ साफ दिख रहा है, तो एफ ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी यहाँ नजर आया, डी ब्लॉक है, ये कितना पी ब्लॉक है, तो डी ब्लॉक पूछा है, तो ये हो गया आंसर। आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस, है ना, जिस कक्षक में जाता है वही ब्लॉक का होगा ना, एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया पी ब्लॉक, डी में गया डी ब्लॉक, एफ में गया तो एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे देखो ये वाला एफ तक गया है तो ये एफ ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, पूछा गया है डी ब्लॉक, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट
क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखो, आउट ऑफ FON विच एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसका है? ठीक है, नाइट्रो ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन में से तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन है ना लंबित इंथैल्पी सबसे अधिक किसका है? तो ये बताए थे, भूलना नहीं, इसको याद रखना। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लोरीन का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? क्लोरीन का होता है। और वैद्युत ऋणात्मकता अगर पूछा जाएगा कि उच्च वैद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन है, सबसे उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, तो वो बेटा कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, वो फ्लोरीन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n इक्वल टू 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इज इन द ऑर्डर। देखो n इक्वल टू 4 मतलब क्या हुआ? चौथा कक्षा। चौथा कक्षा जिसमें S, P, D और F चारों कक्षक होगा। ठीक, चारों होगा, चारों सबसेल होगा S, P, D, F। अब इसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर एनर्जी लेवल किसका है। तो पता है हम लोग को एनर्जी लेवल जब हम लोग लिखेंगे ना कॉन्फ़िगरेशन, सबसे लो, सबसे पहले इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। इसमें कोई सवाल ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। ठीक है, तो S, P और D और उसके बाद F। तो ऑर्डर देखेंगे तो कैसा होगा? तो पहले सबसे लो S, फिर P, फिर D, फिर F। यही इसका ऑर्डर होगा, करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई तर्क ही नहीं है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। Which one of the following sets of ions represent a collection of isoelectronic species? Isoelectronic के मतलब समझ गए ना, बनाए थे ऐसा क्वेश्चन भी। Iso means same, iso means same, electronic electron। यहाँ पे देखना है किसका इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है ना। इस समूह में इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है सेम है, उसको चेक करेंगे। चलो करते हैं शुरू से। देखो एटॉमिक नंबर सबका दिया हुआ है ना, सबका दिया हुआ है, भूल जाओगे तो यहाँ से देख लेना, वैसे 30 के भीतर का ही है सब। तो इसका होता है 19, 19 में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 18 बचा। ठीक, इसका होता है 20, 20 में से 2 छोड़ा है, 18 हो गया। इसका कितना होता है? 21, 21 में से 3 छोड़ा, कितना हो गया? 18 हो गया। क्लोरीन 17, 17 और यहाँ नेगेटिव चार्ज मतलब एक लिया है, 18 मिल तो गया, फर्स्ट में ही आंसर हो गया। किस्मत अच्छा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर किस्मत खराब होगा तो 4 नंबर में देगा। चारों चेक करते हुए आओ तब आंसर मिलेगा। ठीक है, बाकी नहीं मिलेगा किसी में, है ना, बाकी नहीं मिलेगा, शक नहीं करना कि मिल जाएगा किसी में, किसी में नहीं मिलेगा। जैसे देखो सोडियम में 11 होता है, एक छोड़ा है 10, कैल्शियम में कितना होता है 20, 2 छोड़ दिया 18। ठीक है, अलग हो गया ना। यहीं पे देखो, अब यहाँ पे इसका कितना होता है 18, 19 होता है, एक छोड़ा है 18, यहाँ पे 17 होता है, एक लिया 18। मैग्नीशियम का देखो कितना था 12 होता है, 12 में 2 छोड़ दिया 10, हो गया खत्म। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखो इसका कितना हो जाएगा, 11 में 1 छोड़ा 10, 12 में 2 छोड़ा 10, 13 में 3 छोड़ा 10, लेकिन 17 में 1 ले लिया 18, हो गया गड़बड़। ठीक है, कभी नहीं मिलेगा कि एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ लीनियर शेप। इसमें से लीनियर शेप किसका है ना, लीनियर शेप किसका है वो पूछा। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन एकदम आराम से बनेगा। देखो ऐसे तुम लोग ऑप्शन देख के भी समझ में आ जाएगा। लीनियर शेप में तो क्या होता है, बीच में एक केंद्र परमाणु होगा और एक इधर होगा, एक इधर होगा, यही होता है ना लीनियर शेप का। यानी एक सेंट्रल एटम होगा, उसके साथ 2 अदर एटम होगा। ऑप्शन में दिख रहा है, क्यों टाइम वेस्ट करना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल के। यहाँ देखो इस बी के साथ 3 जुड़ा हुआ है, इस बी के साथ 5 जुड़ा हुआ है, इसके साथ 4 जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 जुड़ा हुआ है। तो 2 जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, बी होगा बीच में, एक इधर होगा क्लोरीन और एक इधर होगा क्लोरीन। क्यों टाइम वेस्ट करना है, हो गया आंसर। क्या है ना, फालतू का समय क्यों बर्बाद करना जब दिख ही रहा है ऐसा है तो। हाँ, जब एक तरह का इस टाइप का अलग अलग होता और भी कहीं रहता है इस टाइप का तो करते सॉल्व। चलो हो गया, पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, सबको पता है डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या है ना, डी बाई। डायपोल मोमेंट का यूनिट डी बाई में नापते हैं इसको हम लोग। चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितना है, ये सवाल है। बेंजीन में, बेंजीन का सूत्र मालूम होगा सबको, नो डाउट। बेंजीन क्या होता है, C6H6। चलो हम बनाते हैं पहले। ये रहा कार्बन, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन, याद आ गया होगा, क्लासेस में बहुत बार हम लोग ये सब डिस्कस किए हैं। अल्टरनेट पे क्या होता है, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड अल्टरनेट पर है तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, ये एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, 3 पाई बॉन्ड है। ठीक है, पाई बॉन्ड कितना है, 3 है। चलो मिल गया ये। अब देखो कितना बेतुका ऑप्शन भी दिया है, कुछ देता कि मेहनत करना पड़ता है बच्चे को तो अच्छा भी लगता है। 3 पाई बॉन्ड है दिख रहा है, अब 3 पाई बॉन्ड वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको छोड़ के, यानी क्या हो गया आंसर, तो यही होगा, है ना, यही होता है। किस्मत नहीं, देखो चलो कोई बात नहीं, फिर भी पाई निकाल गिन लेते हैं। पाई कितना है देखो, 1 2
3 सॉरी पाई नहीं सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया इधर। अब देखो यहाँ 7 8 9 10 11 और एक 12, तो 12 सिग्मा 3 पाई। डन 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 डन। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। Which of the following represent the correct order of bond strength for O2, O2 plus, O2 2 plus, O2 minus and O2 2 minus? देखो ये कॉन्फ़िगरेशन का सवाल है, बिना कॉन्फ़िगरेशन किए नहीं निकाल पाओगे इसको। ये हम लोग क्लास में ऑफलाइन में डिस्कस कर चुके थे हम लोग, ठीक है। उस दिन बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी थे, जो प्रेजेंट थे उसको आराम से बनेगा ये क्वेश्चन सवाल। क्लासेस में भी बनाए हैं बहुत बार, हम लोग बनाते हैं। चलो फिर से एक बार, कोई बात नहीं, बना देते हैं यहाँ पे। देखो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा गया है। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि कहीं पर भी अगर सिंगल बॉन्ड है, कहीं पे डबल बॉन्ड है और अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा ना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना मजबूत होगा। ये सबसे मजबूत होता है, उसके बाद ये सबसे कमज़ोर, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, ये सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड उतना मजबूत होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड कमज़ोर होगा, ठीक। हम इसको डिटेल से बताते हैं, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, 5 मिनट लगने दो। देखो सबसे पहले O2 में आते हैं। देखो O2 का अगर नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा, क्योंकि O2 के बारे में पता है कि O और O के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो O2 में डबल बॉन्ड होता है, ये हम लोग को मालूम है। इसमें O और O के बीच डबल बॉन्ड होता है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 2 होता है। तो इसको नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा। बाकी में हम आते हैं। अब बाकी में कैसे बनाएंगे, देखो अब O2 प्लस में आते हैं। जैसे O2 प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, पहले उसको लिखते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशन से, इसका कॉन्फ़िगरेशन से बनेगा, इसका ऐसे नहीं बनेगा। तो इसका O का परमाणु संख्या कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 दूना 16, एक घट गया, कितना हो गया 15, ठीक 15 है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक। इसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। चलो यहाँ तक लिखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो बढ़ा देंगे आगे। अब 15 इलेक्ट्रॉन है, तो 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। ये क्या कहलाता है, सिग्मा और पाई जो यहाँ लिख रहे हैं ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। आणविक कक्षक कहते हैं इसको। जैसे परमाणविक कक्षक होता है ना SPDF, वैसे ये आणविक कक्षक है, क्योंकि ये अणु है और हर एक में 2-2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा जो भरेगा तो वो ऊर्जा स्तर के आधार पर ही भरेगा, यानी जिसका ऊर्जा स्तर कम होगा पहले उस पर, फिर उच्च वाले पे। ऑफ बॉक का नियम पालन होगा ये, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 हो गया। एक और बचा हुआ है, तो एक और बचा हुआ है, तो इसके बाद एनर्जी जो होता है वो किसका होता है, इसके बाद आता है पाई स्टार 2px, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, हो गया 15, ठीक है। एनर्जी लेवल जो है ना ये दोनों का बराबर होता है, ध्यान रखना ये दोनों का बराबर होता है। अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो दोनों इस पे नहीं भरेंगे, फिर एक इस पे और एक इस पे भरेंगे, ठीक। तो अब देखो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का सूत्र है NB माइनस Na/2, ठीक। समझो ध्यान से, NB हुआ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और Na हुआ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और बाई 2 कर देना। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन सा हुआ, जो बिना स्टार वाले में है, और एंटी बॉन्डिंग हुआ जो स्टार वाले में है, ठीक। तो बिना स्टार वाला कितना इलेक्ट्रॉन है गिन लो, 2 4 6 8 10, माइनस स्टार वाला कितना है गिन लो, 2 2 4 और 1 5 बाई 2, ठीक। अब कितना हो रहा है इसका, देखो 5/2 यानी 2.5 निकल गया। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका 2.5। तो देखो हम लोग 2 निकाल लें, इसका कितना है, इसका है 2, ठीक। इसका कितना है, इसका है 2.5। चलो अब इसका निकालते हैं O2 2 प्लस, चलो हम इसी में बना देते हैं, है ना। अब O2 2 प्लस का कैसे निकालेंगे, 2 प्लस मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 16 में 2 घट गया, 14 हो गया। अब जब 14 हो गया तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, चलो उसको हम हटा देते हैं, यहाँ पे ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो स्टार वाला कितना है 10, बिना स्टार वाला कितना है 10, अब स्टार वाला कितना है देखो 2 4 और उधर तो हट ही गया 4 है, 4 कर देते हैं, 10 माइनस 4 बचे यानी 6/2, 6/2 मतलब कितना आ गया 3, निकाल लिया इसका भी। तो इसका कितना आ गया 3 आ गया, डन। अब O माइनस का देखो,
O माइनस का निकालते हैं, इसी में करते हैं हम। O माइनस, माइनस मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लिया है ना, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लिया है। तो कितना हो गया, 8 दूना 16 और एक ले लिया, 17 हो गया अब यहाँ 17। अब 17 भरते देखो, 2 4 6 8 10 12 14, 14 और 17 है, तो इसके बाद आ जाएगा पाई स्टार 2py, तो 14 यहाँ पर हो गया, 15 16 और एक इस पे 17। ठीक, अब देखो कितना हो गया, बिना स्टार वाला 10 का 10 है, स्टार वाला बढ़ गया यहाँ पे, 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 यानी 3/2 मतलब 1.5। चलो निकाल लिए इसका भी, कितना आया 1.5। अब इसमें निकालते हैं O2 2 माइनस का, देखो यहाँ पे 2 माइनस लगा दिए, कितना 2 ले लेगा, तो 8 दूना 16 था, 2 ले लिया 18 हो गया अब ये। अब 18 का लिखते हैं, देखो 2 4 6 8 10 12 14 2 16 और इधर 2 18 हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, देखो ये तो 10 का 10 है, लेकिन यहाँ अब 8 हो गया, नहीं 2, देखो 2 2 4 2 6 2 8, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, 2/2 करेंगे तो कितना हो गया 1, यानी इसके बीच में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है 1। निकाल लिए सबका, देखो सबका लगाया है और अलग ही आएगा, कभी सेम नहीं आएगा, सेम आ जाएगा तो फिर हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, अलग ही आएगा। तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है 1.5, यहाँ 2.2 2.5 3, तो सबसे मजबूत कौन होगा इसमें बॉन्ड, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा है, सबसे मजबूत कौन O2 माइनस। ठीक, तो सबसे मजबूत O2 माइनस, सबसे मजबूत हो गया ये, हम मजबूत से लिख देते हैं, सबसे मजबूत O2 माइनस नहीं 2 प्लस है, ठीक 2 प्लस। उसके बाद इसके बाद कौन होगा 2.5 वाला, यानी O2 प्लस हो गया। इसके बाद कौन होगा, इसके बाद 2 वाला होगा O2, चलो हो गया। उसके बाद कौन होगा 1.5 वाला होगा O2 माइनस हो गया। और सबसे कमजोर बॉन्ड कौन हो गया O2 2 माइनस। ठीक है, अब चेक करो इस ऑर्डर में हम लोग को कहाँ आंसर मैच कर रहा है, देख लेते हैं कहाँ मैच कर रहा है। इसमें है, ठीक ये तो मैच नहीं कर रहा है, इसमें सबसे बड़ा दिखा रहा है किसका, सबसे बड़ा दिखा रहा है इसका माइनस वाले का, जबकि प्लस वाले का सबसे बड़ा है, नहीं सबसे बड़ा इसका है, तो खत्म हो गया। हाँ इसमें देखो, इसमें सबसे बड़ा कौन दिखा रहा है 2 प्लस वाला, ठीक उसके बाद कौन है प्लस वाला, ठीक उसका O2 है, फिर O2 माइनस O2, मिल गया ना ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोग का, समझे। तो बॉन्ड ऑर्डर बिना निकाले ना नहीं बता पाओगे कि कौन बॉन्ड मजबूत है और कौन बॉन्ड कमजोर है। जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो बॉन्ड उतना मजबूत होगा, और जितना कम बॉन्ड होगा वो बॉन्ड उतना कमजोर होगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बॉन्ड एंगल इन पेंटागोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री आर। ये भी हम लोग बनाए थे ना क्लास में, याद आया। पेंटागोनल बाइपिरामिड ज्योमेट्री में क्या होता है, तो ये 72 और 90, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, भूलना नहीं। ठीक है, 5 कोण होता है इसमें, पेंटागोनल बाइपिरामिड में पेंटागोन में 5 कोना होता है, 380 डिवाइडेड बाय 5 कर देना, करके आंसर याद रखना। देखो कैसे याद रखो, ऐसे याद रखना, 5 पेंटागोनल में 5 होता है 5, और टोटल एंगल होता है 360, 360/5 कर दो 72, और बाकी 90 तो रहेगा ही, क्योंकि बाइपिरामिड होता है एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, फॉर द प्रोसेस टू ऑकर्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, करेक्ट कंडीशन इज, देखो आइसोथर्मल का मतलब क्या, आइसो मतलब होता है सेम, थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर सेम होना चाहिए, यानी चेंज इन टेम्परेचर 0, तो आइसोथर्मल चेंज इन टेम्परेचर 0, क्या हो गया ऑप्शन ΔT = 0। तापमान में कोई परिवर्तन जहां नहीं होता है ना, उसी को कहते हैं आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन यही होगा, समझ गए, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर 20, फॉर द केमिकल रिएक्शन, ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, द साइन ऑफ ΔH एंड ΔS आर रेस्पेक्टिवली, ΔH और ΔS का साइन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा ये पूछा जा रहा है। देखो सबसे पहली बात कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, देखो होता क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, ये होगा ना होगा ये बताने के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, ΔG = ΔH - T ΔS। ΔG गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ΔH इंथैल्पी में परिवर्तन, ΔS इंट्रॉपी में परिवर्तन। इंट्रॉपी जो होता है वो क्या है, इंट्रॉपी जो है ना वो अव्यवस्था को बताता है, जो जितना ज़्यादा अव्यवस्थित होगा ना, यानी उसका इंट्रॉपी उतना ज़्यादा है। जैसे मान लो कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड और कोई गैस है, तो गैस का पार्टिकल जो होता है ना वो एकदम बिखरा हुआ रहता है, और सॉलिड क्या होता है ना एक जगह पर एकत्रित होकर रहता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सॉलिड का इंट्रॉपी जो है कम है और गैस का इंट्रॉपी ज़्यादा है।
ठीक है, ये होता है। और ये याद रखना कि डेल्टा जी का मान अगर नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तब क्या होता है, वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होता है। ठीक, तो यहां पर पूछ रहा है डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या होगा, डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन क्या होगा यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 क्लोरीन मिलके 1 क्लोरीन में बदल रहा है। ठीक, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन गैस है, मिल के क्या हो रहा है, 1 क्लोरीन अणु बना रहा है। यानी क्या हुआ, 2 पार्टिकल्स एक साथ जुड़ रहा है, जुड़ करके क्या हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, यानी इंट्रोपी घट रहा है, इंट्रोपी घट रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एस जो है क्या है, नेगेटिव है, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मिल गया, डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और डेल्टा एच अब यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे यही पूछा जा रहा है ना, तो डेल्टा एच एस कौन सा है, नेगेटिव, तो डेल्टा एस नेगेटिव, नेगेटिव कहाँ है, देखो यहाँ नेगेटिव है और एक यहाँ नेगेटिव है, ये हो गया। अब बचा ऑप्शन इसका देखो, अब ये नेगेटिव अगर है तो यहाँ तो पॉजिटिव हो गया, श्योर है, श्योर है, ये नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है बताओ, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो जिंदगी में डेल्टा जी का मान नेगेटिव नहीं होने वाला है, चाहे कुछ भी मान हो जाए। अगर ये ध्यान रखो, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये प्लस में रहा तो प्लस और प्लस रहेगा तो हर हाल में ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, अगर ये नेगेटिव होना है इसको, तो श्योर है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, और नेगेटिव होगा, और जब ये मान डेल्टा एच का मान बड़ा होगा इससे, तभी ये नेगेटिव आ सकता है। तो हर हाल में डेल्टा एच को क्या होगा, नेगेटिव ही होना होगा, यानी ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। समझे बात, तो यानी ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग का आंसर, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक, अगर नहीं समझ में आया किसी को तो थोड़ा सा है ना पीछे बैक करके फिर एक बार देख लेना। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आधा सवाल तो हो गया, 40 में से 20 सॉल्व हो गया। कितना समय लगा, फटाफट बन रहा है नहीं नो। अब यहाँ पे देखो, इफ डेल्टा जी, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, डेल्टा जी का मान 0 से कम है, द प्रोसेस क्या, 0 से कम है मतलब क्या हुआ, नेगेटिव, और नेगेटिव जब होगा ना तो रिएक्शन होगा, है ना, रिएक्शन क्या होगा, होगा, यानी रिएक्शन जो होगा ना स्वतः होगा, स्पॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टिन्यूअस होगा, अस्वतः होगा। अब बोलोगे इससे 0 आ गया तब क्या होगा, तो ऐसा भी होता है, अगर डेल्टा जी का मान 0 आ गया ना तब वहां पर होगा इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था होगा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, साम्य होगा। तो यहाँ डेल्टा जी क्या कह रहा है, नेगेटिव है, 0 से कम मतलब कौन हो गया, 0 से कम मतलब नेगेटिव, यानी रिएक्शन स्पॉन्टिन्यूअस होगा, स्वतः अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, स्वतः प्रवृत्ति। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। 22 नंबर क्या कह रहा देखो, 22 नंबर एक न्यूमेरिकल्स है, जरा तगड़ा सा न्यूमेरिकल्स है ये। समय लगेगा इसको बताने में, है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्थिर दिमाग से समझना इसको। देखो क्या कह रहा है, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन्स आर, तीनों वैल्यू दे दिया है, ठीक, किलोजूल रेस्पेक्टिवली। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन विल बी, क्या होगा ये पूछा जा रहा है सवाल। ठीक है, द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन मतलब होता है जलाना, कि जब मीथेन को जलाएंगे ना तो इतना एनर्जी उत्पन्न होगा। ये ग्रेफाइट यानी कार्बन को जलाएंगे तो इतना एनर्जी निकलेगा, और अगर हाइड्रोजन को जलाएंगे ना तो इतना एनर्जी निकलेगा। दे दिया तीनों का मान। तो अब पूछ रहा है क्या कि इसका यूज करके बताओ मीथेन को बनाया जाएगा, अगर मीथेन को अगर बनाया जाएगा तो उस समय इंथैल्पी में परिवर्तन कितना होगा, यानी एनर्जी में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब देना पड़ेगा, और नेगेटिव आता है मतलब वो सर्जित हो रहा है, क्या होगा वो बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में भी समझो अब इसको। तो हिंदी में क्या कह रहा है, 298 केल्विन पर मीथेन, ग्रेफाइट और हाइड्रोजन के दहन की इंथैल्पी किलो जूल प्रति मोल में कितना है, 890.3, 393.5, 285.5। ये माइनस का मतलब क्या हुआ ना, ऊर्जा उत्सर्जित हो रहा है। तो CH4 के, है ना, विरचन की इंथैल्पी कितनी होगी, यानी इसको बनाने में एनर्जी इंथैल्पी कितना होगा। ठीक है, अब देखो कैसे बनाओगे इसको। बनाने के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, तीनों का दहन का रिएक्शन लिखते हैं। कौन कौन है, मीथेन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। हम पहले रिएक्शन लिखते हैं। चलो थोड़ा साइड किए इसको, अब यहाँ पे बनाते हैं। देखो क्या, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलो देखो क्या है, सबसे पहले मीथेन यानी CH4, ठीक, रेड ही बेटर है ना, लाल ही में लिखते हैं। CH4 को जब जलाएंगे, जलने के बाद बनेगा CO2। देखो ध्यान से समझो एकदम इसको, CO2 बनेगा प्लस वाटर बनेगा H2O, ठीक। और इससे ऊर्जा कितना उत्पन्न हो रहा है,
तो डेल्टा एच कितना हो रहा है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। डेल्टा एच कितना था, 890.3 है ना, 890, चलो माइनस था तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, 890.3। चलो हो गया ये पहला। उसके बाद दूसरा देखो, कार्बन को जब जलाया गया, कार्बन के दहन की एंथैल्पी, कार्बन को जलाएंगे CO2 बनेगा, और उस समय डेल्टा एच का मान कितना होगा जब कार्बन को जलाया जाएगा, तो कितना दिया है देखो 393.5, इतना ऊर्जा उत्सर्जित होगा 393.5। देखो एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा तो जरूर आएगा जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि अगर फटाफट सब बन गया तो दिक्कत ही है ना, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही जो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, जिसमें 5 मिनट कम से कम वेस्ट हो। तो वही एक सवाल ये है इस सेट में। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन को जब O2 में जला रहे हैं क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और इस समय कितना हो रहा है एनर्जी परिवर्तन, वो देखो 285.8, डेल्टा एच का मान 285.8। ठीक, अब मीथेन को निकालना है, मीथेन बनाने में कितना लगेगा। अब कैसे करेंगे इसको देखो, अब इसको करो क्या, मीथेन बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए। देखो मीथेन बनाने के लिए हम लोग को कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, C और H, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेगा तब बनेगा मीथेन CH4, और एक कार्बन और कितना हाइड्रोजन, 2 अणु हाइड्रोजन का, तब बनेगा जाके CH4। ठीक, इसको हम साइड में रखते हैं। चलो तो यानी ये दोनों को जोड़ना है। ठीक, अब क्या करेंगे देखो, इसको और इसको अगर जोड़ देते हैं तो हम लोग को ये आ जाएगा, C और H2 को जोड़ना है, मिल जाएगा हम लोग को वो डाटा, ले आते हैं उसी को जोड़ के हम। चलो जोड़ते हैं, ये समीकरण 2 और 3 को जोड़ देते हैं। हाँ, इसको, ये 2 है, ये समीकरण 3 है, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ते हैं। ठीक है, 2 और 3 को जोड़ने पे क्या आएगा देखो, यहीं पे जोड़ देते हैं हम, क्या तो बैलेंस है कि नहीं चेक कर लो पहले। देखो यहाँ पर बैलेंस नहीं होगा ना तो 2 अणु हो जाएगा वहाँ पे, ये तो बैलेंस है ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है। अब इसको जब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 लग जाएगा। ठीक है, अब ये 2 लग जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये 2 अणु हो गया। ये हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 अणु नहीं जल रहा, हाइड्रोजन 2 अणु जला। तो जब हाइड्रोजन 2 अणु जलाएंगे ना तो ऊर्जा भी तो ज़्यादा उत्पन्न होगा। तो पहले जितना ऊर्जा उत्पन्न हो रहा था इसके क्या होगा, इसका दोगुना ऊर्जा उत्पन्न होगा, इसका दोगुना। ठीक है, तो इतना हो जाएगा ये। चलो कोई बात नहीं, हम दोगुना कर दिए उसको, तो दोगुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है, ये कर लेते हैं, 8 दूना 16, यहाँ लिख देते हैं साइड में, 8 दूना 16 पॉइंट लगा देते हैं, 5 दूना 10 और 1 11। ठीक है, फिर 8 दूना 16 और 1 17 का 7 है ना, 1 कैरी, और 2 दूना 4 और 1 5, 571.6। चलो रख देते हैं उसको। अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आ गया देखो, C प्लस 2H2 प्लस 2O2। ठीक, 2O2 इधर हो गया, और इससे क्या बना, इससे बना CO2 प्लस 2H2O हो गया। और इधर कितना उत्पन्न हुआ, टोटल एनर्जी कितना हो गया उसको देख लो अब। तो डेल्टा H टोटल कितना हो गया, माइनस माइनस जोड़ रहे ना, तो माइनस 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 में ही रहेगा, जोड़ दो दोनों को। रुको जोड़ के निकाल देते हैं कितना आ रहा है। घबराना नहीं है बस ये सब क्वेश्चन से। कितना है, 393.5। ठीक, और जोड़ देना कितना, 571.6। इसको जोड़ने पे आ गया ये 965.1। ठीक है, आ गया ये। चलो आ गया, रहने देते हैं इसको। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मीथेन ये निकालना है ना, ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए ऑक्सीजन तो हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, ये दोनों हटेगा तब ना इससे मीथेन का निर्माण होगा। अब बोलो वो कहाँ से मिलेगा, अब वो मिलेगा इससे, पहला समीकरण। अब क्या करो, ये समीकरण से ध्यान से देखो, ये जो समीकरण ना, इससे तीसरा समीकरण को घटा दो, तीसरा समीकरण को घटा दो। पहले इसको बैलेंस कर लो, नहीं है बैलेंस तो का, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 लगा दो, 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो कितना, 2 2 4 है, यहाँ 2 लगा दो, हो गया। इस पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देखो यहाँ एक ही अणु है, यहाँ एक अणु है, तो इसको अब गुना नहीं करना किसी चीज से। अगर इसका अणु बढ़ता तो यहाँ गुना होता, ये एक अणु है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। अब इसको क्या करो, इसमें से घटा दो, देखो घटा देंगे ना हम लोग को समीकरण मिल जाएगा, CH4 प्लस क्या था, लिख देते हैं उसको नीचे, 2O2, 2O2, इससे क्या बन रहा है देखो, CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O हो गया। और एनर्जी में परिवर्तन डेल्टा H 890.3, डेल्टा H 890.3 कर दिए। अब इसको घटा देते हैं,
घटा रहे हैं, ध्यान रखना, घटा रहे हैं ना, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं। तो प्लस साइन यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, चलो यहाँ प्लस हो गया। ठीक, आता है ना घटाना, प्लस सर आएगा, घटाना नहीं आएगा तो क्या आएगा, घटा घटा के इतने बड़े हो गए नहीं। देखो अब चलो काट देते हैं जो कट रहा है। अब देखो कैसे काटेंगे, कटा, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, बचा क्या यहाँ पे देखो, C प्लस 2H2 माइनस CH4, और इधर क्या हो रहा है, इधर खत्म, पूरा का पूरा खत्म। अब क्या करेंगे, इसी माइनस को उठा के वहां कर देंगे। देखो ये CH4 को, इसको क्या करो, उठा के उधर कर दो, तो उधर जाके प्लस हो गया ये। ठीक, बन गया निर्माण। अब एनर्जी में परिवर्तन कितना आया, अब यहाँ देखो डेल्टा H, तो देखो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला बड़ा है तो आंसर तो माइनस में ही आएगा। अब इसमें से इसको घटा लो, देखो कि घटा के कितना आ रहा है, 965.1 में से माइनस कर देते हैं 890.3, तो आता है ये 74.8, माइनस 74.8। अब चेक करो आंसर है कि नहीं है, होना ही चाहिए, इतना मेहनत से बनाए हैं, आंसर कैसे नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए 74.8। तो आंसर चेक कर लेते हैं 74.8। और पॉजिटिव की नेगेटिव ये भी ध्यान रखना, हम लोग का क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस वाला ज़्यादा है, प्लस वाला कम, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है तो माइनस वाला होगा आंसर, है ना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे दिया था प्लस माइनस। तो आंसर करेक्ट इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे बनाएंगे समझ में आया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया होगा, है ना, तो एक बार फिर से देखोगे इसको, और इसको फटाक से स्क्रीनशॉट निकाल के एक बार बना लोगे खुद से। डन, चलो पढ़ते हैं आगे। देखो ये सवाल भी पिछले सेट में बनाए थे हम लोग, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ, ये इसका बेस पूछा गया है। ठीक, आप बताए थे, याद आया, अगर इसका बेस पूछा गया है इसका मतलब ये एसिड है, और अगर ये एसिड है तो ये H प्लस छोड़ेगा, तो H प्लस छोड़ेगा मतलब इसे एक बार H प्लस हटा दो, तो जब इसे एक H प्लस हटा देंगे तो बचेगा क्या, OH बचेगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। मिल गया आंसर OH माइनस। कितना देर लगा, मुश्किल से 2 से 5-10 सेकंड, और क्या है ना, 5 से 10 सेकंड। ध्यान रखना, कॉन्जुगेट बेस पूछा है ना, अगर बेस पूछ रहा है इसका क्या होगा, इसका मतलब ये एसिड है, और एसिड है तो ये H प्लस छोड़ेगा, तो H प्लस हटा दिए, क्या बचा, OH माइनस बचा, हो गया आंसर हम लोग का। चलो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 नंबर। NH3 क्या है ये पूछा जा रहा है, बेस है, एसिड है, एसिड बेस दोनों है कि नन, दोनों तो देखो बेटा होगा नहीं, चाहे एसिड होगा या बेस होगा, और नाइट्रोजन है ना, तो उस पर एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, और इसके वजह से, है ना, अयुग्मित नहीं बोलते हैं इसको, सॉरी लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा, और इस लोन पेयर के कारण क्या होगा ना, ये बेस होगा, इसको लुईस बेस बोलते हैं, लुईस क्षार। क्योंकि लुईस जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा अम्ल और क्षार का डेफिनेशन यही दिया गया था कि जो पदार्थ है ना, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म में दान देने का क्षमता रखेगा वो क्षार होगा, जो लेने का क्षमता रखेगा वो अम्ल होगा। और दान कौन देगा, जिसके पास होगा वही ना देगा, जिसके पास खुद कंगाल है जो, वो क्या दान देगा, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। देखो इक्विलिब्रियम का यही सवाल एक है ही, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा तो यही आएगा। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिएक्शन है ये, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू, पिछले टॉपिक में डिस्कस किए थे हम लोग कि Kc को कैसे निकालते हैं, तो Kc निकालने का सीधा सा रूल है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है तो उत्पाद का सांद्रता ऊपर, अभिकारक का सांद्रता नीचे, उत्पाद का सांद्रता यानी C इंटू डी बटे A इंटू बी, हो गया, चेक कर लो, CD ऊपर और A और B नीचे, CD ऊपर A B नीचे, C और D ऊपर A और B नीचे, आंसर नंबर C। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ऐसा रहेगा नहीं, देखो यहाँ भी, यहाँ क्या दिया A B C D, यहाँ क्या दिया A D B C, ठीक है, ध्यान रखना है, बस सॉल्व हो गया ये। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखो एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ pH ऑफ द 0.001 MnHCl सॉल्यूशन इज, pH पूछा गया है, तो देखो pH का मान क्या होता है, 7 जो होता है वो उदासीन होता है, 7 के नीचे अम्ल होता है, 7 के ऊपर क्षार होता है, तो HCl है तो जो डेफिनेटली 7 के नीचे ही होगा, और ऑप्शन भी 7 के नीचे ही सब दिया हुआ है। अब बनाएंगे कैसे, देखो HCl जो है, HCl जब पूर्ण रूप से विघटित होगा ना तो इससे बनेगा H प्लस और Cl माइनस, लेकिन ये कब होगा, जल विलयन में ही होगा। ठीक, पूर्ण विघटित हो रहा है तो इसका सांद्रता, जितना इसका सांद्रता है, कितना है 0.001, इसका सांद्रता भी उतना ही होगा 0.0001, जिसको हम लोग कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे हटा के दिखा देते हैं, पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे क्या होगा, 4 को 0 लगेगा यानी 10 पे पावर 4, और ऊपर जाके हो जाएगा 10 पे पावर -4। ठीक होगा, बोलो लिखे हैं तो होगा ही सर, कोई बात नहीं, चलो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं इसको, देखो अब हम इसका पीएच निकालते हैं। पीएच निकालने का फॉर्मूला है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। ये होता है पीएच निकालने का फॉर्मूला, जो क्लास 10th में भी पढ़े होगे तुम लोग। तो अब यहाँ पे माइनस लॉग, इसका मान पता है हम लोग को 10 पे पावर -4। ठीक, अब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, लॉग वाला क्या रूल है, ये बाहर आ जाएगा, -4 इंटू माइनस करेंगे तो ये 4 हो गया, बचा log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, कितना आ गया मान 4, तो pH का मान कितना आएगा 4। बन गया, क्या आसान है ना सवाल, देख लो। चलो छोड़ना नहीं ये सब सवाल ना, एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा है ना, पीएच से एक क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 27। देखो तुम लोग थोड़ा कमेंट वगैरह नहीं करता ना वीडियो में, कम से कम एक कमेंट कर देना है ना, समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक कर देना, कम से कम लाइक नहीं तो डिसलाइक तो कर देना, कम से कम उससे तो हमको संतुष्टि मिले कि तुम देखा कम से कम, ठीक है, इग्नोर तो नहीं किया है ना। चलो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखा है यहाँ पे 2H2 CO2, इससे बन रहा CH3OH। ठीक, अब यहाँ क्या कह रहा है, देखो ये एक साम्य अवस्था पे रिएक्शन है, साम्य अवस्था पे एक रिएक्शन है, और साम्य अवस्था में रिएक्शन है ना, और इसमें क्या मिलाया जा रहा है, कह रहा है इस रिएक्शन में हम क्या किए, H2 को मिला दिए, ये H2 को इसमें ऐड कर दिए। ठीक, क्या मिला दिए, H2 यानी अभिकारक को मिला दिए। तो देखो एक चीज़ याद रखना, एक ली चैटलियर प्रिंसिपल एक है, उसमें क्या कहा गया है ना, अगर हम लोग किसी भी अभिकारक का सांद्रता को बढ़ा दें, जैसे रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है और अभिकारक के सांद्रता को बढ़ा देंगे ना, तो रिएक्शन सामने की दिशा में तेजी से होने लगेगा, और अगर उत्पाद को बढ़ा देंगे ना तो ये उल्टा होने लगेगा। यहाँ अभिकारक बढ़ा रहा है तो अभिकारक बढ़ा रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी उत्पाद की तरफ रिएक्शन तेजी से होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, भूलना नहीं, इधर अगर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इधर की तरफ ज़्यादा होगा, और इसको बढ़ाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जिसको बढ़ाएंगे ना वो घटना चाहेगा। ली चैटलियर का सिद्धांत कहता है जिस चीज़ को हम लोग बढ़ाएंगे ना, सांद्रता जिसका बढ़ाएंगे वो उसका सांद्रता को कम करना चाहेगा, तो अगर इसको बढ़ा दिए तो ये कम कैसे होगा, अगर ये इसमें चेंज हो जाएगा तो ये खुद कम हो जाएगा, तो रिएक्शन सामने की तरफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन चेक करो, ठीक है ऑप्शन चेक करो, देखो हिंदी में ही कर देते हैं ऑप्शन चेक हम। चलो, अभिक्रिया अभिकारकों की ओर अग्रसित होगी, अभिक्रिया अभिकारक की तरफ नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, साम्य अवस्था पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी गलत, परिवर्तन तो होगा, सामने की तरफ होगा। अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसित होगी, बिल्कुल होगा, क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अभिकारक अगर सांद्रता अगर बढ़ाएंगे तो उत्पाद की तरफ रिएक्शन तेजी से होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आंसर सी नंबर हो गया। क्लियर, ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो ये सब आसान सवाल है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कौन है, HNO3, इसमें इसका पूछा जा रहा है N का, तो N का पूछा जा रहा है तो कैसे निकालेंगे, देखो जिसका निकालना है उसको X मानेंगे, बोलो हाँ, हाँ इसका कितना हो जाएगा +1, इसका X, और O का कितना होता है -2, गुना क्या किए 3 बराबर 0। अब कितना हो गया देखो, तो +1 + X -6 बराबर 0, निकल गया ना, x -5 बराबर 0, x बराबर +5, कहाँ है आंसर, +5, यह +5। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज, क्या बोलो, नहीं बनेगा, तुरंत बनेगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्रिया क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन जब कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, ऑक्सीकरण जो लेता है, आप चयन, आंसर ऑक्सीकरण, देख लो ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। चलो डन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा सही नहीं है ना, सवाल ये यहाँ स्टेटमेंट कुछ लिखा है, इसमें से कौन सही नहीं है ये पूछ रहा है, कह रहा है। अब देखो क्या क्या स्टेटमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड अदर, जो ऑक्सीकारक होता है वो दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, तो ये तो सही कह रहा है, गलत नहीं कह रहा है, सही कह रहा है।
चलो ये सही है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस देमसेल्फ, जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होता है, अपचयन होता है। बिल्कुल होता है, बताया ना, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक होगा और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा, यानी ये भी सही कह रहा है, ये भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने का क्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण। यानी अगर कोई मान लो कोई ए है और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और छोड़ के मान लो ए प्लस बन रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, ठीक, छोड़ रहा है, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। नहीं, तो ये अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ऑक्सीकारक नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अपचायक हुआ। ये क्या हुआ, अपचायक हुआ। तो ये आंसर हम लोग को मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसका खुद तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। समझ गए, चलो भूलना नहीं है इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखो इसका यूपीएससी नाम पूछा है, तो धुंधला टाइप का गया ये ना, चलो इसमें देख लेते हैं। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो देखो डबल बॉन्ड है, काउंटिंग यहीं से होगा, 1 2 3 4 5 6। प्रीवियस में हम लोग ये सब सॉल्व कर चुके हैं, है ना, प्रीवियस में ये सब बना चुके हैं हम लोग, फिर से बना लेते हैं। तो कैसे हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्या दिख रहा है, 3 नंबर पर इथाइल है, 3 इथाइल। नामांकन इंग्लिश वाला ही देखना, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है। 3 इथाइल हो गया, और 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 के लिए क्या हो गया, हेक्स। और कितना नंबर पे, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 2 इन हो गया, 3 इथाइल हेक्स 2 इन। इसी को इस फॉर्म में लिख दिया है, क्या लिख दिया है, 3 इथाइल और 2 को सामने लिख दिया है, 2 हेक्सिन कर दिया है। तो कोई बात नहीं है, 3 इथाइल 2 हेक्सिन देख लो कहाँ पे, 3 इथाइल 2 हेक्सिन, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ठीक, बहुत आसान सवाल था ये सब भी। क्वेश्चन नंबर 32, देखो अब ये दोनों क्या है पूछ रहा है, बना चुके हैं ना ये सब क्वेश्चन हम लोग, पीछे जो बनाए होंगे ये सब बताए ना, हलवा है सब। अब क्या है, देखो CH3O CH3 एंड CH3CH2OH, ये दोनों क्या है, ये ईथर है और ये अल्कोहल है। तो कौन सा समावयता दोनों के बीच है, तो दोनों का रासायनिक सूत्र संगठन एक है, क्रियात्मक समूह अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समावयता। क्या हिंदी में देखो, क्रियात्मक समावयता ऑप्शन देंगे हम लोग, क्रियात्मक समूह समावयता। ठीक है, रासायनिक सूत्र दोनों का सेम है, लेकिन एक क्या है, एक ईथर है और एक अल्कोहल है। चलो हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, इसमें से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है। अब देखो एक चीज, पॉजिटिव अगर है तो ये न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा, ये तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। मिल गया आंसर, क्या, तो फटाक से आंसर मिल गया, बी नंबर हो गया इसका आंसर। चलो डन, कितना आसान है। 34 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। देखो कोवेलेंट बॉन्ड में, सहसंयोजक बंधन में इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन होता है उसमें, उसका इसमें से चारों में से कौन सा उदाहरण नहीं है, ये कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी आबंधन में इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। देखो अब क्या क्या है, 3 तो याद रखना, 3 ही तो होता है, इंडक्टिव प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, रेजोनेंस प्रभाव। ठीक, अब देखो चौथा ऑप्शन कौन सा है इसमें से एक्स्ट्रा, अच्छा इसमें हाइपर कंजुगेशन भी दे दिया है। चलो वो तुम लोग अब नहीं पढ़ना, सिलेबस में बढ़ दिया है, तो हाइपर कंजुगेशन भी इलेक्ट्रॉन्स का विस्थापन होता है, हाइपर कंजुगेशन में भी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। तो देखो इंडक्टिव प्रभाव में होता है, रेजोनेंस में भी होता है, हाइपर में भी होता है। ये जो दिया ना डिस्टिलेशन, इसमें कहाँ से होगा, डिस्टिलेशन का क्या मतलब है पता है, डिस्टिलेशन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को हम लोग हीट करेंगे ना, गर्म करके वाष्पित कर देना, डिस्टिल कर देना, वही बता। डिस्टिल वाटर जैसे कैसे बनता है, पानी को गर्म किया, गर्म करके भाप बन गया, अब उस भाप को फिर से ठंडा करके पानी में चेंज कर लिए, ये प्रोसेस डिस्टिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन नहीं होता है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नामांकन पूछा गया है, आसान है ये भी। 1 2 3 4 5, ठीक, 2 पे क्या है, मिथाइल है। अच्छा कॉमन नेम लिख दिया, चलो कॉमन नेम लिख दिया तो 2 मिथाइल का झमेला नहीं है अब यहाँ पे। तो कितना है टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, तो 6 मतलब हेक्सेन है ये। ठीक, अब ऑप्शन चेक करते हैं, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोहेक्सेन और एन पेंटेन। क्या बोलो, बोलना होगा आंसर।
बताने लायक है था नहीं ना था। पेंटेन में 5 कार्बन होता है और हमको दिख रहा है यहाँ 6 कार्बन है, तो एक ही तो ऑप्शन है यहाँ पे, सी नंबर, आइसोहेक्सेन। चलो मजाक करता है ऐसा क्वेश्चन। देखे देखो ये सवाल पिछले बार भी आया था ना, और इस साल का भी क्वेश्चन में भी है। देखो ओजोनोलाइसिस ऑफ इथिन गिव, जैसे बताए थे वही प्रोसेस लगाना। इथिन क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक, ये हुआ इथिन। क्या बोले थे, बना देना पहले, उसके बाद क्या करना, जहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा वहाँ से तोड़ देना, और ओजोन के साथ जब प्रक्रिया करेंगे एक को इधर एक को इधर, तो क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, उधर भी वही बनेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मिथनल। तो 2 अणु बन गया क्या चीज़ का, मिथनल का। मिथनल का 2 अणु, देख लो ऑप्शन चेक करो, मिथनल, मिथनल 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथनल, ऑप्शन नंबर सी बन गया। हिंदी में भी देख लो, मिथनॉल के 2 अणु, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 37 देखो, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंपाउंड्स टू बी एन एरोमेटिक इज, बनाया था ना ये वाला भी क्वेश्चन, याद आया। एरोमेटिक के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, प्लेनरिटी, ठीक, उसके बाद कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स रिंग में, ठीक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ऑल ऑफ दिस क्या था, ये तीनों का तीनों होना चाहिए तभी ना होगा। कंपाउंड क्या बताए थे, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड प्लेनर आकृति का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्डिंग होना चाहिए, यानी डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, रेजोनेंस वाला जो था होगा ही। और क्या कहते हैं, हकल्स रूल का पालन करना चाहिए। हकल्स रूल क्या कहता है, जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए, तो तीनों ही होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आंसर क्या देंगे हम लोग, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। चलो ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, समतल्य भी होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन भी होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए, इसलिए आंसर इज डी। चलो आसान था ये सवाल भी, देखो पीछे हम लोग को मिला था। इधर डिहाइड्रेशन ऑफ, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, देखो लिख दिया यहाँ, डिहाइड्रेशन मतलब क्या, डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन वाटर, वाटर का निकलना, डिहाइड्रेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 गिव, क्या देगा यहाँ से, तो याद है क्या बताए थे, यहाँ से OH जाएगा, इसके बगल वाले से H जाएगा, तो क्या बचा CH2, और तब यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा CH2, यानी क्या बचा, यहाँ से OH गया, यहाँ से एक H गया, तो क्या बचा यहाँ पे C 2 ठो बचा और H 4, यानी C2H4 ये प्राप्त होगा, C2H4। ऑप्शन इज ए। क्या समझ में आ गया, बढ़े आगे। चलो कितना नंबर तक हो गया हम लोग का, लास्ट हो गया ना, 39 में आ गए। चलो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इसमें से कोई नहीं, कौन सा है ना, विच वन इज मेटा डायरेक्टिंग, मेटा निर्देशक समूह है, कौन सा मेटा निर्देशक है, तो बताए थे ना, पिछला बार भी आया था ये, इसमें भी आया है, तो ये सब होता है रिपीटेड क्वेश्चन। तो ऑर्थो, पारा और मेटा 3 तरह का था, यहाँ पूछा है मेटा निर्देशक, तो मेटा निर्देशक कौन है ये, वहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिखा दिए थे, देखना ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो निर्देशक है, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्थो पारा निर्देशक है, ये वाला मेटा निर्देशक है। इसके अलावा मेटा निर्देशक का 1-2 और उदाहरण याद रखना, एक COOH, एक CHO, इस दोनों को भी याद रख लेना, हाँ पूछ देता है इसका भी। चलो अब आते हैं हम लोग आखिरी सवाल इस सेट का, जो कि बहुत ही आसान सवाल दिया है। द रिएक्शन यूज टू प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्केन फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, अल्काइल हेलाइड से अल्केन बनाना है, वह अभिक्रिया जिसमें अल्काइल हेलाइड से उच्च अल्केन प्राप्त होता है, कौन सा रिएक्शन है ये। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देखो, उर्ज रिएक्शन, कॉल्बिस रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत बार पढ़े थे हम लोग ये भी, ऑफलाइन ऑनलाइन समय पढ़ते हैं। क्या था, उर्ज रिएक्शन, क्या उर्ज रिएक्शन। तो कितना देर लगा इसको सॉल्व करने में, नहीं कितना देर लगा, को लगता है मुश्किल से कितना देर लगा होगा, 40 मिनट, 40 क्वेश्चन में 40-45, उससे ज़्यादा नहीं लगा होगा। तो आराम से है ना, बढ़िया से रिवाइज करके जाओगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वही 40-45 मिनट में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग 2 साल का PYQ कर चुके हैं, ठीक है, ये दूसरा साल का भी हम था, इसको भी हम अभी अपलोड करेंगे, इसके बाद और 2 साल का हम डालेंगे, वो 4 साल का PYQ कर लेना, और पीछे जितना बताए थे कर लेना, काफ़ी है ना, काफ़ी है, इतना तैयारी करके जाओगे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, ठीक है। बन जाएगा क्वेश्चन 40 में 40 नहीं तो कम से कम 35 तो जरूर आएगा, 35 तक तो आना चाहिए, ठीक है। बहुत होगा 1-2 क्वेश्चन मिस होगा, छूटेगा, ठीक है। चलो कितना भूलोगे, बहुत होगा 5 तो भूलोगे, उससे ज़्यादा नहीं भूलोगे। तो चलो आज के लिए ये वाला इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग देख लेना, हम 2024, 23 और 24 हो गया है, 22 और
25 डालेंगे, ठीक है। तो पहले 22 डाल देंगे, उसके बाद 25 को कर देंगे, ठीक है, जैसा होगा देख लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही, चलो गुड बाय।